नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, महा मैराथन करंट अफेयर ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही कम एपिसोड में आपका पूरा का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा इस महा मैराथन सीरीज के तहत। तो जबरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपने 2023 का करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इसी को देख डालना, आपका अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं साल 2023 का 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये टॉप 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो समझो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा 2023 का करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। एक बार मैं चाहता हूं आप सभी लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मैं दिवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं और समय कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो जनवरी 2023 में ही ये बनी थी। लक्ष्मी सिंह नाम है इनका, लक्ष्मी सिंह। ये लखनऊ में है और इनको यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने का समझ लो एक प्रकार से मिला हुआ है ये मौका। आगे, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कहां पर शुरू हुई? तो अंडर वाटर मेट्रो सेवा, देखो अंडर वाटर मेट्रो की अगर बात की जाए तब तो वो शुरू हुई कोलकाता में, ठीक है ना। और अगर अंडर वाटर ये तो मेट्रो हो गया, अगर वाटर मेट्रो की बात की जाए, वाटर मेट्रो की बात की जाए, वाटर मेट्रो की बात की जाए तो वाटर मेट्रो सेवा कहां पर शुरू हुई? आप बताओगे कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में शुरू हुई। और वाटर टैक्सी अगर कहा जाए, वाटर टैक्सी कहां पर शुरू हुई? तो वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई मुंबई में। कहां पर भैया? मुंबई में। याद रहेगा। अंडर वाटर मेट्रो यहां पर। अच्छा, मेट्रो की बात आ ही रही है तो मेट्रो का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में मेट्रो जो है इसकी शुरुआत होती है 1984 से, 1984 से। पहले कोलकाता मेट्रो में ही शुरू किया गया था। कोलकाता मेट्रो के रूप में भारत में पहली बार मेट्रो इंट्रोड्यूस हुई थी और कोलकाता मेट्रो में ही हुगली नदी में ये अभी 2023 के दिसंबर से हुगली नदी, हुगली नदी में के नीचे अंडर वाटर मेट्रो ये सेवा शुरू हुई है। हुगली नदी कहां पर? कोलकाता में। ठीक है ना, याद रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नदी का नाम पूछा जाए तो नदी भी बता देना। अब इसके बाद दूसरी मेट्रो सेवा 2002 से शुरू हुई। 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में दूसरी मेट्रो सेवा भारत में इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है ये कहते हैं किसे? ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को, श्रीधरन को ध्यान रहे, पूछा जा सकता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर पाठ्यक्रम शामिल किया है। फातिमा शेख थी कौन? तो फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। अगर भारत की पहली महिला हाईकोर्ट न्यायाधीश पूछा जाए तो वो आप फातिमा बीबी लगाएंगे। फातिमा बीबी। देखो फातिमा नाम से दोनों हैं, फातिमा, फातिमा बीबी और फातिमा शेख दोनों अलग अलग हैं। फातिमा शेख जो थी ये शिक्षिका थी। फातिमा बीबी जो है ये भारत की पहली महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी। क्लियर है ना। चलिए आगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल तो आप जानते हो सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू जी थी। नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी आजादी के बाद। आगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब किस टीम से खेलने का फैसला किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टीम का, मतलब ये हुआ कि क्लब वाली बात, ठीक है ना। वरना तो वो देश वाले में तो पुर्तगाल से ही खेलेंगे, पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये अब किस देश से लीग मैच खेलेंगे, यानी क्लब मैच खेलेंगे? तो ये खेलेंगे अल नासर से। किससे? अल नासर से। अल नासर सऊदी अरब की टीम है। कहाँ की है? सऊदी अरब की टीम है और इसने इनको ले लिया है। अच्छा, ऐसे ही कुछ और बड़ी बड़ी टीमें हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने अपने टीम में शामिल कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो, जैसे अभी बात करूं तो अल अल हिलाल, अल हिलाल टीम ने किसको ले लिया? नेमार जूनियर को। नेमार जूनियर को। और वहीं एक और बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं दोस्तों, लियोनल मेसी। आपने नाम जरूर सुना होगा। ये कहां से अब खेलते हैं? बीच में ये पेरिस सेंट जर्मन गए थे लेकिन वहां से भी छोड़ दिए और अब ये कहां पर आ गए हैं? अब इंटर मियामी के साथ ये टाई अप कर लिए हैं। इंटर मियामी,
इंटर मियामी भी एक क्लब टीम है, और इंटर मियामी से अब खेलेंगे कौन? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी, इनका भी नाम याद रखना। नियोलन मेसी जो हैं, लियोनल मेसी जो हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। और अर्जेंटीना ने इस बार जीता है क्या? फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप जो हुआ था ना 2022 वाला, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 वाला, उसको अर्जेंटीना ने ही जीता है फ्रांस को हरा करके। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ता हूं। हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट को अनिवार्य किया? डेक्सा टेस्ट, ये डेक्सा टेस्ट क्या होता है? डेक्सा टेस्ट दोस्तों एक प्रकार का टेस्ट होता है जो हड्डियों की मजबूती चेक करता है। आपने इससे पहले योयो टेस्ट सुना रहा होगा। योयो टेस्ट, योयो टेस्ट, योयो टेस्ट जो होता था वो फिटनेस चेक करता था कि दौड़ भाग में कितना तेजी से रनअप वगैरह लगा सकते हैं, ये वगैरह उसमें क्राइटेरिया बहुत सारी रहती है। अब डेक्स्ट्रा टेस्ट भी हो गया है। डेक्सा टेस्ट जैसे चहल जैसे खिलाड़ी हैं उनके लिए लाया गया है ना, जो पतली हड्डी वाले हैं, तो उनकी हड्डियों के पहले देखी जाएगी कि मजबूती, ठोस कितना है, मतलब उसमें हड्डियों में ना घनत्व कितना है, ये सभी देखा जाएगा। मतलब चांसेस तो नहीं है, नहीं पता लगे कि तुमको हम हायर कर लिए, 15 में शामिल कर लिए, तुम खेलने उतरे, पता लगे 2 मैच खेले हार्दिक पांड्या की तरह, फिर बाहर ही चल रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसा ना हो, है ना, कि केवल आईपीएल आईपीएल के लिए रहो और बीसीसीआई पैसा लेते रहो। तो ऐसे में डेक्सा टेस्ट जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है क्रिकेटर्स के लिए, और ये भारत ने किया है। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई, इसके द्वारा ये किया गया है। अच्छा चलो बताओ, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं स्टुअर्ट बिन्नी के पापा, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, है ना। देखो, आप अगर पूरा ये सीरीज फॉलो कर लिए ना, आपको बहुत सारी आसपास की भी नॉलेज मैं दूंगा। तो आपको बस पूरी सीरीज बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक देखना है, समझ डालो कि बस इसके बाहर और कहीं से नहीं पढ़ना है ना। चलिए, हाल ही में मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना ने किस देश को ये परियोजना सौंपी गई है? तो देखो, मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना जो है ये सौंप दी गई है भूटान को। और किसके द्वारा सौंपी गई है? तो देखो, भारत के द्वारा सौंपी गई है। भारत ने बनाया है इसे, भारत ने बनाया है। और तो और, मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना जो है, ये मांगदेच्छू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, कहाँ पर है? ये भूटान में है ही। भूटान में है, भारत गया था बनाने, भारत ने बनाया, कुछ साल ऑपरेट किया, उसके बाद उसको वहां के लोगों को ट्रेन करके उनको चलाने के लिए सौंप करके चला आया है। लेकिन जब ये बना और इतना अद्भुत तरीके से भारत ने वहां पर बना करके दिया, तो भूटान को तो मतलब कि एहसानमंद रहना ही चाहिए। कुछ होते हैं मालदीव जैसे, मोहम्मद मुइज्जू जैसे, जो एहसान फरामोश हो जाते हैं, फिलहाल उनको यहाँ पर छोड़ते हैं। इसने एक और अवार्ड जीता था, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसने जीता था सिविल इंजीनियर्स अवार्ड। सिविल इंजीनियर्स अवार्ड जीता था इसने, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, इसे सिविल इंजीनियर्स अवार्ड मिला था इस परियोजना को, इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने? भारत ने। दिया किसको? भूटान को। कहां पर? ये भूटान में है। ठीक है जी, आगे। हाल ही में तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भाई एक ही है शतरंज का बादशाह, कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन कहाँ का है ये? नॉर्वे का। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने तीनों वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, 3 टाइप के होते हैं, तीनों जीत लिया है। ग्रैंड मास्टर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। आगे, विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो विंटेज वाहन होते हैं ना, विंटेज वाहन मतलब समझे, तो जैसे आप सोचते हो कि भाई 1950 के दशक की ये गाड़ी है, या 1920 की ये मॉडल है, मतलब अंग्रेजों के टाइम का जो मॉडल था, कुछ कारें अभी तक रह गई, तो उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके, उनको पर्यावरण के प्रति अनुकूल बना करके, उनका इंजन वाले में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पंजीकरण, वहां पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया कि जाओ भाई, टिकटॉक पर वीडियो अब बना सकते हो इसको चलाते हुए। तो यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि विंटेज वाहन जो है इसका भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, कुछ लिमिटेड स्पीड के तहत, क्योंकि भाई देखो वो 1920 की मॉडल है, 1930 की मॉडल है, तो उसकी होती है ना एक औकात औकात वाली बात होती है कि भाई वो ज्यादा स्पीड में चलेगी तब वाली गाड़ी तो बहुत कुछ कर देगी, है ना, फाट फूट जाएगा तो उसमें और भी एक्सीडेंट का खतरा है, सिक्योरिटी फीचर्स भी तब के जमाने में कम रहे होंगे, तो इस वजह से एक लिमिटेड स्पीड के तहत इसको अप्रूवल दे दिया गया है कि भाई जाओ चला सकते हो। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने, अच्छा उस प्रकार के वाहन को ही विंटेज वाहन कहते हैं, ध्यान रहे। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष ऐसा लिखना, आयुष,
आयुष आप में से किसका किसका नाम है कमेंट बॉक्स में लिखो। आयुष एक मंत्रालय है और इसके मंत्रालय के तहत आप जो चिकित्सा में जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी प्रकार की जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे जैसे ए फॉर होता है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। वाई फॉर होता है योग चिकित्सा। यू फॉर होता है यूनानी चिकित्सा। एस फॉर होता है सिद्ध चिकित्सा। और एच फॉर होता है होम्योपैथी। होम्योपैथी, सैमुअल हनीमैन इसके जनक कहे जाते हैं ना, होम्योपैथी। तो ये इन सभी प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर के एक मंत्रालय बनाया गया भारत में जिससे इनको भी बढ़ावा मिल सके। भाई भरोसे भरोसे की बात है, आधा चिकित्सा तो भरोसे से हो जाता है ना। और हमारे गांव वगैरह में क्या होता है कि अगर कहीं सरकारी वो हॉस्पिटल है वहां से दवाई लेकर आए तो फिर कहेंगे नहीं ये असर नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये फ्री में मिली हुई है। और जा करके कहीं दवा मेडिकल स्टोर से ले लिए, कहीं से ले लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो कहेंगे 500 की दवा लेकर आए हैं, ये बिल्कुल असर करेगी। यहाँ पर दवाओं को रेट के हिसाब से देखा जाता है कि ये महंगी दवा है तो मतलब असर करेगी। तो विश्वास विश्वास की बात है, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर आए हैं तो हमें फायदा होगा, हमें ये वाला फायदा नहीं करता, सूट नहीं करता, वगैरह वगैरह। फिलहाल इसके लिए स्मार्ट योजना यहाँ पर शुरू की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। सर्वानंद सोनोवाल जी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, है ना। कौन सॉरी मंत्री हैं, सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल, इनको दो मंत्रालय वैसे मिला हुआ है। एक और मंत्रालय है जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय, तो वो भी हैं और इसके आयुष मंत्री भी हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखा सहाय सहायता कोष लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है दोस्तों। किसने? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अपने नाम से ही लॉन्च किए हैं बेसिकली। सुखा सहाय मतलब सुखाश्रय, पूरा नाम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना, मतलब रिदम निकल रहा है। देखो कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुक्खू ये है यहाँ के मुख्यमंत्री। और आप ऐसे ही रिलेट भी कर सकते हो, ये किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल चुनाव हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ के सीएम जो है इन्होंने मुख्यमंत्री सुखा सहाय सहायता कोष लॉन्च किया है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी है? तो सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण आया जिसमें यह बताया गया 2021-22 में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी रही है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं आज के टाइम पर? टोटल 13 महारत्न कंपनियां अभी तक हो चुकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी जनवरी 2024 में। ठीक है जी। अच्छा, ओएनजीसी की बात करें अगर तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष हैं इसके या कहें महानिदेशक हैं इसके अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करो, बहुत ही ध्यान से चीजों को पढ़ो। ये क्लास देख लिए ना, इसको अगर अच्छे से देख डाला ना तो समझो लाइव झिंगा लाला। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर तैयार होने वाला। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रहना है और पूरा फॉलो करना है। मजा भी होता आएगा और आपका अच्छे से तैयार भी करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पीडीएफ भी दूंगा, तो पीडीएफ मत चिल्लाना, पीडीएफ मिलेगी लेकिन पहले वीडियो आपको देखना होगा। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलती थी, संपर्क क्रांति नाम था पहले, लेकिन अभी क्रांति हटा करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हुए थे जो कि समझ लो नारायण मूर्ति के दामाद जी हैं, तो भारत के भी दामाद ही हुए, है ना। तो ऋषि सुनक ये आए थे, तो ये कहाँ पर गए थे दर्शन करने? तो ऋषि सुनक जी गए हुए थे। भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो इतना तो लिखना ही चाहिए ना, कहाँ गए थे। जैसे मोदी जी अभी गए थे लक्षद्वीप डुबकी लगाने, उसके बाद मालदीव को डुबा दिए। तो ऐसे ही ऋषि सुनक यहाँ पर आए हुए थे। जब भाई प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आए थे तो अपनी बीबी के साथ गए थे अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है, ठीक है, बड़ा वाला नई दिल्ली में है, बल्कि और भी जगहों पर है अक्षरधाम नाम से। चलो आगे, हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पेटा इंडिया, पेटा
पेटा, पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, इसके लिए पर्सन ऑफ द ईयर हर एक साल चुना जाता है। 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। और अगर पिछली बार वाला पूछा जाए, पिछली बार किसे चुना गया था, पिछली बार किसे चुना गया था, अरे उसी को, आपकी अल्लू आलिया भट्ट। ठीक है, पिछली बार आलिया भट्ट को, इस बार सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। ठीक है जी, आगे। हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन चेंज करना था, क्योंकि रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ हो गई हैं चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तम कुमार सिंह नहीं, ये सब नहीं, अनिल कुमार लोहाटी की जगह पर अब आ गई हैं, कौन आ गई हैं? जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। अब देखो, ये जनवरी का क्वेश्चन था, तो वहां पर दूसरे नियुक्त किए गए, लेकिन वो बहुत कम कार्यकाल के लिए थे, इसलिए ई ऑप्शन डाल करके मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखना, ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है इस पर टिक लगाना ही लगाना, साथ ही साथ यहाँ लिख देना कि ये है पहली महिला, पहली महिला, है ना, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला बनी है, पहली महिला चेयरमैन और चेयरपर्सन और सीईओ बनी हुई हैं। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1905 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। बंगाल का विभाजन भी हुआ था ना 1905 में, तो 1905 से अब 2023 जोड़ो, सोचो 118 साल हो गए। 118 साल के इतिहास में अभी तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, और अब 118 साल बाद इनको बनाया गया है, तो भाई बात तो इंपॉर्टेंट है ना। 118 साल के इतिहास में पहली बार महिला किसी को बोर्ड को कमान सौंपी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हाल ही में दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? दुनिया की दूसरी, अब यही क्वेश्चन एक और प्रकार से पूछा जा सकता है, दुनिया की दूसरी तथा एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने लॉन्च की? तो वो लॉन्च की है चाइना ने, है ना। हर आंसर में भारत मत लगाना, तुक्का मारो। देखो, यहाँ चीन जो है ये एशिया की पहली है, एशिया में पहली, तो आप कहोगे सर ठीक है, मतलब इसका कि दुनिया में पहली एशिया के बाहर ही होगा देश, बिल्कुल सही, एशिया की पहली, एशिया की पहली ट्रेन चाइना ने, और दुनिया की पहली जर्मनी ने। दुनिया की पहली ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली की बात हो रही है, जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बाहर हुई। अच्छा, अगर यही पूछा जाए कि दुनिया से पहले हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली नौका या कहें बोट, इसको किसने चलाया? तो आप बताओगे नॉर्वे ने, ठीक है ना। हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बोट किसने चलाई? तो आप बताओगे नॉर्वे ने, ठीक है, नॉर्वे। आगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्पीड, प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर लेना, अगर आपको सहूलियत लग पाए तो 1.25 पर कर लेना, 1.5 पर कर लेना, तो आपको जल्दी जल्दी चीजें मिलेंगी और जल्दी जल्दी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी जरूरी है, आपको अच्छे से जैसे समझ में आए। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों, कौन? अभी बनाया गया कुलदीप सिंह पठानिया को। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव हुआ था विधानसभा का। देखो अभी इसमें ना अभी 5 राज्यों के तो भी रिसेंट हुए हैं, लेकिन इससे पहले 2 और चुनाव हुए थे, जैसे हिमाचल प्रदेश का हुआ था, कर्नाटक का हुआ था, दोनों जगहों पर कांग्रेस जीती थी। यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव, जिस पर मैंने आपको अलग से वीडियो दी हुई है, अभी आगे धीरे धीरे करके हम लोग चर्चा भी करेंगे उन सब पर। तो उन 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो 2023 में जो भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, कुलदीप सिंह पठानिया यहाँ के क्या बने हैं? ये विधानसभा के स्पीकर बने हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री लिख दूं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और दोनों ही कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। आगे, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य के लिए स्टेट आइकॉन चुना है? तो स्टेट आइकॉन चुना गया है मैथिली ठाकुर को, किस स्टेट के लिए चुना गया है? तो इनको चुना गया है बिहार के लिए। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, आप इनका नाम जरूर सुने होंगे, वीडियो वगैरह भी देखे होंगे। ये स्टेट आइकन बनाई गई हैं, जिससे ये
बिहार में चुनाव को प्रमोट कर सके, लोगों को अवेयर कर सके जाके वोट डालने के लिए। ऐसे ही चुनाव आयोग ने 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, चुनाव होने वाला है, इसके लिए अम्बेसडर बनाया है किसे? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब ये मत ध्यान देना, ये मत सोचना कि केवल एक ही को बनाया जा सकता है। अभी चुनाव आयोग प्रमोट करना चाहता है तो और भी लोगों को बनाया जा सकता है ना, कई लोगों को बनाया जा सकता है, तो एक को बनाया गया है और लोगों को भी बनाया जा सकता है आगे। हाल ही में ओडिशा ने किस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 इसको जीता है ओडिशा के जागा मिशन ने। जागा मिशन जो है ये ओडिशा का है, ओडिशा का है जागा मिशन, ये बात ध्यान रखना। और इसके तहत ये जो है जागा मिशन के तहत ये क्या करते हैं? आवासीय गरीबों को आवास के से रिलेटेड ये चीजें सुविधा मुहैया कराते हैं। राष्ट्रपति ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो संविधान उद्यान या कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन का या कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का, तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान पार्क, संविधान उद्यान, इनका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप बताओगे राजस्थान में। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत की 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट हैं। कहां से आती हैं? ये ओडिशा से आती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल कहां पर रह चुकी हैं? ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है जी, आगे। हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां पर शुरू किया गया? तो ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये केरल में शुरू किया गया है। कहां पर? केरल में। डी ऑप्शन आप लगा लोगे। चलो अगला। असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे असम वैभव भी कहा जाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों असम वैभव से सम्मानित इस बार किया गया है डॉक्टर तपन शौकिया को। और अगर पूछा जाए पिछली बार किसे सम्मानित किया गया था, पिछली बार किसे सम्मानित किया गया था, तो आप बताओगे रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था असम वैभव रत्न से। वहां पर भी असम सरकार के द्वारा भी असम वैभव, असम रत्न वगैरह दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया है इस बार डॉक्टर तपन शौकिया को। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका उपयोग करने को मंजूरी दी है? मधुमक्खियों के लिए भी टीका बना दिए हैं, ठीक है ना, आदमियों के लिए नहीं। ऐसा भी नहीं कि मधुमक्खी आदमी को काटे तब आदमी को टीका, नहीं। मधुमक्खियों को अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसको टीका लगाने के लिए है, ठीक है ना, क्लियर रहना। तो यहाँ मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका का उपयोग जो है ये अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है, अमेरिका ने इसको बना दिया है। ऐसे ही मलेरिया का पहला टीका भी अभी चर्चे में आया था 2021 में, 21-22 में। तो मलेरिया के लिए, मलेरिया मलेरिया वही मलेरिया जो मच्छरवा के काटने से होता है, मलेरिया, मलेरिया के टीके, मलेरिया का पहला टीका जो है इसको मंजूरी दी है। मलेरिया का पहला टीका मंजूर किया गया। किसके द्वारा मंजूर किया गया? कौन मंजूरी देता है? WHO। बहुत बार मैंने आपको बताया है, जब भी कोई महामारी है तो महामारी को महामारी घोषित करना हो, ठीक है, एपिडेमिक, पैंडेमिक वगैरह ये सब घोषणाएं हो, या किसी टीके को मंजूरी देनी हो, या किसी को रोग मुक्त घोषित करना हो, ये सब WHO करता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मंजूर दिया। अच्छा, ये टिकवा था कौन भैया बताओ, है किसी को पता? टीके का नाम क्या था? मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स, स्पेलिंग देख लेना, वैसे स्पेलिंग पे मुझे ज्यादा भरोसा रहता नहीं है। चलो यहां पर अच्छा एक चीज और, मलेरिया मुक्त अभी घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया? भारत को नहीं, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अभी चीन को। जब भी कोई रोग से किसी को मुक्त घोषित करना होता है तो इसका अर्थ होता है कि पिछले 3 साल से उसमें, उस देश में उस केस उसके नहीं आए हुए हैं। जैसे भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बार बार मैं क्लासेस में बताता हूँ। भारत को 2014 में मार्च में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, यानी भारत में केसेस कब से नहीं आए थे? 2011 से नहीं आए पोलियो के, ठीक है ना। चलो, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज लॉन्च की गई? तो रिवॉल्यूशनरीज जो पुस्तक है ये लॉन्च किया है संजीव सान्याल ने। संजीव सान्याल की पुस्तक है, इन्होंने लॉन्च किया। हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन दोस्त है ये कहां पर किया गया? ये कर्नाटक में किया गया है। युवा महोत्सव
राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा, आपके हिसाब से कब होना चाहिए? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। और वैसे भी अभी तो आप पढ़ रहे हो जनवरी का, है ना, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो जनवरी में ही होगा। चलो बताओ कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो बता दो, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है विश्व युवा दिवस? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। है ना इंटरेस्टिंग? 8वें महीने में युवा से विश्व में पहुंच गए, राष्ट्रीय से, ठीक है ना। चलो, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, किसकी जयंती पर मनाते हैं? ये तो पता ही होगा ना। उठो जागो और तब तक भागो जब तक रुको ना, कैसे कैसे है। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। चलिए, उठो जागो और तब तक लगे रहो, तब तक डटे रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, है ना। चलो, हाल ही में कौन सा राज्य जो है देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की बात की जाए तब आप बताओगे केरल। केरल जो है ये पहले पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला बन गया। एक चीज और, ये पूरी तरीके से एक गांव है इसका, पोलमपारा ग्राम पंचायत, वो पूरी तरीके से डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत ही है। पोलमपारा ग्राम पंचायत, पोलमपारा ग्राम पंचायत जो है ना, ये पूरी तरीके से पूर्णतया डिजिटलीकृत डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत है। अच्छा, लाइव क्यों नहीं कर रहा हूँ ये क्लास? लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग ना बिल्कुल परेशान कर देते हो, जल्दी कराइए जल्दी कराइए जल्दी पढ़ाइए। तो इस बार मैंने सोचा जनवरी से दिसंबर का कराएंगे, बिल्कुल इत्मीनान से कराएंगे और डिटेल लिख करके कराएंगे, जिससे आपको डिटेल कंटेंट मिले। और जिनको भैया जल्दबाजी हो वो प्लेबैक स्पीड फास्ट करके, फास्ट मोड में करके आगे पढ़ते चले जाएं, है ना। तो बिल्कुल जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दी का काम होता है किसका, समझ रहे हो, शैतान का। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है? ये किन राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? बीजेपी के, ये पार्टी के ये लीडर थे, बहुत ही फेमस। ये बिहार और पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये रह चुके हैं राज्यपाल, ठीक है ना, केसरीनाथ त्रिपाठी जी। तो इनका अभी हो गया है निधन, इनका निधन हो गया है। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 इसको किसने जीत लिया है? तो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये टालोन ग्रिक्सपुर ने जीता है। किसने? टालोन ग्रिक्सपुर। देखो, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये भारत में इकलौता समझ लो एक प्रकार से होता है, जैसे ठीक वैसे जैसे फॉर्मूला ई रेसिंग होती है भारत में एक ही, हैदराबाद में जो भी हुई थी, ऐसे ही ये भी होता है। तो इसको टालोन ग्रिक्सपुर ने जीत लिया हुआ है। हाल ही में किसने हॉकी की गेंदों से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई? हॉकी की बॉल से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बना दी है। इसको कौन बना सकता है? सुदर्शन पटनायक, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। ये क्या है? सैंड आर्टिस्ट है। सैंड आर्टिस्ट मतलब समझ रहे हो, जो आप कभी कभी देखते हो कोई कोई अनुष्ठान होता है, कोई आयोजन होता है, तो एक एक पिक्चर वायरल होती है, एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें मिट्टी पर बहुत ही अच्छे खूबसूरत तरीके से कोई चित्र बनाया गया रहता है। उसके पीछे का मेहनत किसका रहता है? सुदर्शन पटनायक जी का। ये बहुत ही बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं। ये सैंड से, बालू से या मिट्टी से बहुत बढ़िया आर्ट बनाते हैं। ऐसे इन्होंने क्या किया, हॉकी के गेंदों से एक दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी बना दिया और एक एक रेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, अच्छा सबसे बड़ी हॉकी स्टिक है ये, सबसे बड़ा बल्ला किसने बनाया था? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, क्या कहते हैं, उसने बनाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को कहां से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? देखो, 13 जनवरी को गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई। ये वाराणसी से चल करके डिब्रूगढ़ पहुंची। कहां पर? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ बताओ भैया कहां पर है? वाराणसी तो आप जानते ही हो, असम में, असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है ना। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये गंगा विलास लग्जरी क्रूज है, इसको हरी झंडी दिखाई गई, ये अब यहाँ चलती है। एक बात और याद रखना, जैसे होता है नेशनल हाईवेज, सुने हो ना, NH1 NH2 ये सब सुने हो ना, NH1 NH2 वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है वाटरवेज, यानी पानी का रास्ता जो होता है, पानी में जो मार्ग बना होता है। तो ऐसे नेशनल वाटरवेज अगर पूछा जाए, NW1 ये सबसे बड़ा है। NW1 जो है ना, ये सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा है तो कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है अगर तो कितना बड़ा है, तो आप बताओगे 1680 किलोमीटर। सबसे पुराना है तो कितना पुराना है, तो आप बताओगे 1986 में बना था, ठीक है ना। 1986 ईस्वी में बना था, ईस्वी लिख दो नहीं तो यहाँ पे किलोमीटर समझोगे। अब ये मार्ग कहां से कहां तक जाता है, तो आप बताओगे प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया, याद रहेगा। नेशनल वाटरवे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना। वन, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दी काम शैतान का। हाल ही में पवित्र पर्व लोहड़ी निम्न में से किस राज्य में मनाया गया। देखो लोहड़ी जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस त्योहार होता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है और मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पूछा गया है कि लोहड़ी जो है ये कहाँ मनाया जाता है। देखो त्योहार एक ही है, टाइमिंग एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, क्योंकि भारत है विविधताओं का देश। लोहड़ी अगर पूछा जाए तो लोहड़ी में आप बताओगे कि उत्तर वाली जो उत्तर पश्चिम वाली जो बेल्ट है ना, वहां पर लोहड़ी नाम से मनाते हैं। जैसे पश्चिम हो गया, सॉरी पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये उत्तर पश्चिम वाली बेल्ट है। और अगर पूछा जाए उत्तर में बेल्ट जो है, उत्तर बेल्ट में जैसे अगर बात करें, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां पर किस नाम से मनाते हैं, तो यहां पर कहते हैं भैया खिचड़ी, क्या बोलते हैं, खिचड़ी। और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में जो बेल्ट है, जब दक्षिण भारत में वहां पर किस नाम से मनाया जाता है, जैसे जैसे अगर बात करें, जैसे बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु वगैरह में, तो यहाँ पर इसे कहते हैं पोंगल, क्या कहते हैं, पोंगल। और पोंगल पर ही तो होता है जल्लीकट्टू, याद है ना, भूलना मत जल्लीकट्टू। ऐसे ही पोइला बोईसाख के नाम से बंगाल वगैरह में मनाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। और ये सब कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के अवसर पर। ये सीजीएल वगैरह में बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, कि मकर संक्रांति कब होती है, ये 14 जनवरी को। कौन सा ऐसा त्योहार है जो फिक्स डेट को आता है हर बार, कौन सा ऐसा त्योहार है जो फिक्स डेट को आता है एक बार हर बार, तो आप बताओगे मकर संक्रांति और हैप्पी न्यू ईयर। चलो हैप्पी न्यू ईयर वैसे कोई त्योहार नहीं है। हाल में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लगा करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो दोस्तों 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक, मतलब ये लोग खेल नहीं रहे थे, केवल विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ही जा करके नेट के सामने से ऐसे ऐसे मारा कर रहे थे पेनाल्टी किक। तो तभी तो हुआ ना 4500 पेनाल्टी किक 12 घंटे में। तो ये बनाया है केरल ने, ठीक है ना। तो बस रिकॉर्ड बनाने के मकसद से था ये। और पेनाल्टी किक वगैरह मतलब वैसे बता दें आपको फुटबॉल में होता है। चलो आगे। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन हुआ, वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। भारत और जापान, वैसे भारत और जापान के और जो अभ्यास हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, भारत और जापान के बीच। तो देखो एक तो होता है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन जो कि कैसा था, जो कि कैसा था, वायु अभ्यास था, यानी कि वायुसेना का था। एक होता है धर्म गार्जियन, जो कि किसका होता है, आर्मी का होता है। और एक होता है जीमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम है यानी समुद्री है, तो ये किसका होगा, नेवी का होगा, होगा ना। चलो, और एक मालाबार में भी ये हिस्सा लेता है, चूंकि मालाबार में भारत जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है, तो इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको इतना ध्यान रखना। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई। भैया लाडली बहना योजना तो आप जानते हो, पूरा का पूरा प्रचार इसी पर हुआ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। लाडली बहना योजना किसकी थी, शिवराज सिंह चौहान जी की। बेचारे खूब प्रचार किए लाडली बहना लाडली बहना, बाद में पता लगा कि भैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहना। तो मुख्यमंत्री अब वो नहीं बन पाए, लेकिन फिलहाल जिता तो गए ही, बढ़िया ऐतिहासिक जीत जिताए, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे मामा जी। लेकिन कोई बात नहीं, लाडली बहना जो है उन्होंने जितवाया। अभी सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, तो अभी सीएम बताओगे आप, मोहन यादव।
मोहन यादव, अभी ये सीएम है, ठीक है ना, बीजेपी पार्टी से। अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात आ ही गई है, तो चलो 5 राज्यों का मैं मुख्यमंत्री आपको क्विकली रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि 5 राज्यों में अभी हुए हैं दिसंबर में चुनाव, सॉरी दिसंबर में रिजल्ट आया है, नवंबर में चुनाव हुआ था। तो 5 राज्य में कौन कौन से थे, तो आप इधर से बेल्ट लेकर के आओगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया मेरी क्लास में हमेशा वर्ड मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। चाहे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का वर्ड मैप, अगर और मतलब इंडिया का मैप, इंडिया का वर्ड मैप, इंडिया का मैप, और लेकिन वर्ड मैप की अगर बात करूं तो वर्ड मैप में कम से कम महाद्वीप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है ना। तो देखो इंडिया के मैप में आप समझ लो चल रहा है दिमाग में, तो इधर से बेल्ट लेकर आओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक सीध में है। इन तीनों जगह पे कौन जीत गया, बीजेपी जीती, है ना। इन तीनों पे हिंदी बेल्ट में बीजेपी जीती। नीचे आ जाओ, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, वहां रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री, कांग्रेस जीती। दक्षिण भारत में भाई कांग्रेस का वर्चस्व है। इसके बाद एक मिजोरम है, इधर म्यांमार के पास में। तो मिजोरम में कौन जीता, मिजोरम में लाल दोहुमा बने हैं जेडपीएम पार्टी से, ठीक है ना। तो लाल दोहुमा वहां के सीएम बने, बस केवल दोनों ही याद रखना, रेवंत रेड्डी, लाल दोहुमा। बाकी ये वाला तो कंट्रोवर्सी से आपको याद हो जाएगा, है ना, रोज मीडिया में चलते रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बने हैं, विष्णु जी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मोहन यादव बन गए हैं, ये मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में आओगे तो भजन लाल शर्मा। तो विष्णु जी जो हैं ये मोहन जी के साथ मिल करके भजन कर रहे हैं, है ना। कैसे भी कहो, मोहन जी विष्णु जी का भजन कर रहे हैं, विष्णु जी मोहन जी का भजन कर रहे हैं, बढ़िया से अपना तैयार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, तीनों आपको याद होना चाहिए मुख्यमंत्री, और ये 5 मुख्यमंत्री जरूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है ये मेघालय में स्थापित किया गया है। कहां पर, मेघालय में, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग के लिए। चलो, हाल ही में किस राज्य ने कांति वेलगु पहल लॉन्च की, कांति वेलगु पहल। ये कांति वेलगु पहल जो है ना, ये दुनिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इंडिया वाले जो करते हैं सबसे बड़ा करते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आई चेकअप कैंप था ये। दुनिया की सबसे बड़ी आई चेकअप कैंप, एक साथ इतने ज्यादा मात्रा में लोग आकर इकट्ठा हुए और आंखों की जांच कराए। तो कांति वेलगु अब तो समझ में आ गया कि पहल किसके लिए थी, आंखों की जांच के लिए थी, है ना। हिंदी वालों के लिए ये लिख लो, आंखों की जांच के लिए, आई टेस्टिंग के लिए, आंखों की जांच और उपचार के लिए। किसने शुरू किया, तेलंगाना ने शुरू किया था। तेलंगाना में थी भैया बीआरएस पार्टी से, बीआरएस जो उससे पहले टीआरएस थी, तो चंद्रशेखर राव जी। तो वो तो अब चले गए, अब रेवंत रेड्डी आए हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ नया मुख्यमंत्री, लिखते चलो भाई। न्यू सीएम कौन बने हैं, रेवंत रेड्डी। किस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। हाल ही में पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट हो गया है कौन, जम्मू कश्मीर। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूरी तरीके से पेपरलेस मोड में शिफ्ट होने वाला। भाई ई गवर्नेंस यही तो हुआ ना कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिकली चीज होने लगा। कोई भी अगर पहले क्या होता था, फाइल लेके जानी होती थी, अब क्या करते हैं, पीडीएफ सेंड करनी होती है। बस यही समझो, यही है ई गवर्नेंस। तो अब ये एक विभाग से दूसरे विभाग में ऐसे पीडीएफ पीडीएफ खेलेंगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी करार दिया है, दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर इकोनॉमी कौन हो सकता है, आपके दिमाग में कौन हो सकता है, जिसको अक्सर हम लोग प्यार से भिखारी पुकारते हैं, कौन हो सकता है वो हो सकता है पाकिस्तान, है ना। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है। अब ये मत कहना कि वर्ल्ड मैप बैंक में अरे तो भारत के अजय बंगा जो है ये बने हैं अध्यक्ष, इसीलिए बेइज्जती कर रहे हैं बेचारे पाकिस्तान की, ऐसा मत करना। अजय बंगा माना कि भारतीय हैं, लेकिन ठीक है भाई, वो अभी उस पद पर पहुंचे हैं तो पद की गरिमा बरकरार रखेंगे, सही बताएंगे, वर्ल्ड बैंक बता रहा है तो। चलो, तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, अध्यक्ष अजय बंगा है। और वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। ये भारतीय मूल के अजय बंगा यहाँ के अध्यक्ष हैं, याद रखना। और इनको अभी प्रवासी भारतीय में भी बहुत बढ़िया अवार्ड मिला था एक। पीएम मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही, ये भोकाल वाला क्वेश्चन है, इस पर इसी वजह से बीबीसी पर रेड मार दिया गया। यहाँ पर बीजेपी जो बुराई करता है ना, इसलिए मैं नहीं करता हूँ अपने बीडीएम में बुराई बीजेपी की, नहीं तो ईडी वालों को भेज देते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पर कि ले देखे ईडी आए जिससे, लेकिन फिलहाल बीबीसी वाले जो हैं, इन पर बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्री है ये चर्चे में रही है, क्योंकि इन्होंने बना दिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और इस वजह से छापा भी इनके यहाँ पड़ा था बीबीसी वाले पर। फिलहाल वो बात की बात है, इस पर इसको बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। इन्होंने किसके बारे में, जो
बड़े लेवल की आरओ वगैरह तैयारी कर रहे हो, उनसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या लिख दिया था इन्होंने जिससे मोदी जी गुस्सा आ गए। तो कहा जाएगा कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों के बारे में जिक्र था। गुजरात दंगों के बारे में जिक्र था, है ना। तो ये कहां पर हुआ था? गोधरा कांड के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, गोधरा कांड के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो बीबीसी ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी। बीबीसी बोले तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, बस इतना ही। इसका लंदन में हेडक्वार्टर है, बहुत पुरानी है, 1922 में स्थापित हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, किसे? ब्रोक थ्रू ब्रोक टू ब्रेक थ्रू के लिए हरीश दामोदरन को। किसे भैया? हरीश दामोदरन को। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ये ध्यान रखना कि ये 2022 की बात हो रही है। 2023 के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुका है अब, और 2023 के लिए किसे जीता गया है, किसने जीता है? गाजा कैपिटल, गाजा कैपिटल बुक पुरस्कार, पुरस्कार 2023 के लिए इस बार दो पुस्तकों को मिला है अवार्ड, दो बुक्स को मिला है अवार्ड। कौन कौन सी दोनों बुक्स हैं? इन दोनों बुक्स का नाम क्या क्या है? तो इन दोनों बुक्स का नाम है दोस्तों, एक तो है विनिंग, विनिंग मिडल इंडिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरा है अगेंस्ट ऑल ओड्स, अगेंस्ट ऑल ओड्स, ठीक है। ये दोनों पुस्तक को 2023 के लिए मिला है, और 2022 के लिए ब्रोक टू ब्रेक थ्रू के लिए मिला था हरीश दामोदरन को, ठीक है। आगे, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भार ओएस विकसित किया? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हो कि एप्पल का आईओएस है, गूगल का एंड्रॉइड है क्या, ओप्पो वीवो चिबो का ये है कलर्स ओएस, ऐसे ही यहाँ अपना भारत का है भार ओएस। इसको किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? नीलमणि फुकन जी, ये दोस्तों ये किससे सम्मानित थे? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानित थे, और इनका निधन हो गया है। नीलमणि फुकन जी, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पा चुके थे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? तो 2023 का मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, हैं मतलब अभी ये दोबारा से कार्यकाल पाए हुए हैं, अभी इनके यहाँ चुनाव हुआ था, फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। 2023 में ये आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। 2024 में कौन आएगा? 2024 में पहले दादाजी को बुलाया गया था, बुढ़ऊ जी को, लेकिन बुढ़ऊ जी कहे कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम बुढ़ा हो गए हैं, हमारे यहाँ चुनाव है, अब पता नहीं है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और अभी हम वहाँ बिजी हैं। तो 2024 में इनको नहीं मतलब बुलाया गया था, ये नहीं आए जो बाइडन। तो अब कौन आ रहा है? अब फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन, ठीक है ना। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला, हाल ही में कहां पर देश के सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई? तो सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन जो है ये बन रहा है पुणे में। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2024 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी 2023 को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रहेगा। वैसे 24 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताओ धीरे से, कौन है? किसकी मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये भी बताना। तो किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया ये दिवस यूनेस्को के द्वारा? तो आप बताओगे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है, और तालिबान जो है वो यहाँ पर कब्जा कर लिए हुए हैं, और इसलिए वहाँ की महिलाओं और लड़कियों को समर्पित किया है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1945 में स्थापना हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है, आंद्रिया जोले इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा जी, यहाँ 24 जनवरी की हमने बात की थी। वैसे 24 जनवरी को भारत में और क्या मनाया जाता है? तो भारत में आप बताओगे, भारत में मनाया जाता है बालिका दिवस। भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय
बालिका दिवस मनाते हैं, गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जी, किसके उपलक्ष्य में? तो आप बताइएगा। 1966 में, 1966 में इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी क्या पैदा हुई थी? नहीं, इंदिरा गांधी जी ये फर्स्ट फर्स्ट और आखिरी, प्रथम प्रथम और इकलौती प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री पहली हैं और आखिरी भी हैं, इनके बाद कोई और महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिली भारत को। आगे, किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पर्सनल पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू किया? तरंग मेल, ये तरंग मेल जो है कहाँ शुरू किया गया है? तरंग से मुझे याद आ रहा है पतंग, तरंग और पतंग दोनों याद रखना। पतंग महोत्सव यहाँ पर होता है। कमेंट करके बताओ पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है? तो आप बताओगे अहमदाबाद, अहमदाबाद बहुत फेमस है, गुजरात में बहुत फेमस है। तो तरंग मेल सेवा भी जो है ये गुजरात में शुरू की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा, ठीक है ना, सरकारी वाला डाक विभाग वही। तो अहमदाबाद में पतंग महोत्सव भी मनाते हैं। हाल ही में किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसकी जयंती पर? तो आप बताओगे सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। इनको इनको नेताजी की उपाधि या कहें फ्यूहरर, फ्यूहरर 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 की उपाधि या नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो आप बताइएगा कि हिटलर ने, हिटलर ने दी थी उपाधि इनको, ठीक है ना। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो इस बार इन्होंने 11 स्टूडेंट को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल में किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी को दोस्तों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये जो है पूर्वोत्तर राज्य स्थापना अधिनियम के तहत ये 1971-72 में हुए थे, राज्य का दर्जा पाए थे। तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन स्टेट बनने की घोषणा की? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश ने यह घोषित किया है कि हम 2025 तक पहला ग्रीन स्टेट बनेंगे। अच्छा, एक अपनी पुस्तक है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो आई हुई है ऑफलाइन बुक, यहाँ पर मेरे सामने है और काफी अच्छी खासी मोटी ताजी ये बुक है ना। 264 पेज की है, 264 पेज का कंटेंट और जबरदस्त कंटेंट, कंटेंट के मामले में समझो कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इस बार बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दिया गया है। आपके सामने ये जो पुस्तक लॉन्च की गई है जिसमें आपको क्या मिलेगा? 5,000 से ज्यादा अध्याय प्रश्न प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज खास बात इसकी ये है कि ये आपको हर एक चैप्टर का कवरेज देता है। हर एक चैप्टर बोले तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ हर एक चैप्टर कौन क्या है, रक्षा प्रतिरक्षा, जीआई टैग, सूचकांक, मोबाइल ऐप, पोर्टल, आयोजन, सम्मेलन, योजनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सब कुछ है। राष्ट्रीय घटनाएं की खास बात यह है कि ये स्टेट वाइज है, मतलब जैसे अगर, क्योंकि ये पूरा वार्षिक है, तो अगर जैसे उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश की सारी घटनाएं एक जगह पर और वो भी साल भर की। तो बिहार आया तो बिहार की सारी घटनाएं एक जगह पर, वो भी साल भर की। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, ऐसे ऐसे सभी राज्यों की। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई स्टेट स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको उस स्टेट का करंट अफेयर सारा एक ही जगह पर मिल जाता है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो, है ना। दूसरी बात, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में करने से फायदा ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, उसका एक आंसर रहता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर ऐसे ढके और उसके बाद अपने मन से पहले आंसर किए, उसके बाद आंसर देखे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, तो आपको पूरा भरोसा हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन भी सही है। एक तो इसमें एरर फ्री कंटेंट है, और एरर फ्री तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, कहीं कोई गलती नहीं है। तो आप एक एरर फ्री है, और दूसरा अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी वन लाइनर आपको नहीं चिपकाया जा रहा है ना। जैसे आप मार्केट में देखते हो 80-90 रुपए में मिल जाती है और उसमें वन लाइनर वही दे देते हैं। किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो वो डाउट ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आप उसमें पड़े रहो, उसको या तो भूल जाओ या तो आगे बढ़ो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो है कि एरर फ्री कंटेंट है तो आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ सकते हो। यही कारण है कि यहाँ पर अमेजन पर जब ये बिक रही है तो अमेजन पर जो है सभी लोग 5 स्टार रेटिंग किए हुए हैं। आप जाकर के देखोगे वहां पर कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आए हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने रिव्यू करवाए हुए हैं, आप
स्टूडेंट्स हो, आपके पास किताबें जा रही है, महीने भर से किताबें आ रही हुई है, तो आप जो है वहाँ पर जाकर देखोगे सभी लोगों ने वीडियो वगैरह अपलोड की है, इमेजेस अपलोड की हैं, सभी ने लिखा हुआ है उसके बारे में, है ना? तो कितनों को हम मोटिवेट कर पाएँगे या कह पाएँगे? तो सभी लोग अपने मन से रिव्यू दिए हैं, भाई कंटेंट अच्छा है तभी ना ऐसा किए हुए हैं, नहीं तो अगर हल्की सी भी कमी आती है तो कमी वाला पहले रिव्यू करता है ना? तो आप जाकर के रिव्यू पढ़ लेना पहले कि ये बुक में क्या है, कैसा कुछ है, और दूसरी बात फिर आके आपको परचेज़ इसको करना है। दाम इसका कम नहीं होने वाला है, तो आप इसके इंतज़ार मत बैठो। अगर आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, बिहार पी पुलिस हो, या कोई भी आने वाले जो भी राष्ट्र के एग्ज़ाम हैं देश के, उन सब के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र है। 264 पेज की किताब है, तो ये पेज भी कम नहीं है, तो इसीलिए इत्मीनान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ब्रह्मास्त्र पढ़ लोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं यहाँ भी पढ़ लो। अगला है, किस राज्य के मोनपा जनजाति के द्वारा तोरग्या महोत्सव मनाया गया? तो तोरग्या महोत्सव जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये तो आपको पता हो गया। मोनपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, तो आप डी ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। अगला, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो मैंने ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में आपको बताया है कि देखो जब अंग्रेजिया में बोला जाए ना तब आप नागालैंड लगाओगे, अब जब यही हिंदी में बोला जाए संतरा महोत्सव, ऑरेंज मीन संतरा होता है ना, यही तो होता है, अंग्रेजी वाले बताना, संतरा महोत्सव होता है, तो संतरा महोत्सव अगर हिंदी में कहा जाए तो आप बताओगे मणिपुर। अब ये मैं हिंदी अंग्रेजी में कहोगे भेद काहे कर रहे हो, बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। देखो, मणिपुर जो है हिंदी बेल्ट है, चलो यहाँ मान लो हिंदी में मैतेई कुकी वगैरह भी विवाद हुआ ही था। नागालैंड जो है ना, इसकी राजकीय भाषा है इसकी क्या? अंग्रेजी। क्या है? राजकीय भाषा अंग्रेजी है, याद रखना। भारत में केवल गिने चुने एक दो राज्य ही हैं जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे, हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया? तो बालकृष्ण दोषी जी ये पद्म भूषण से सम्मानित थे, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था कब? 2020 में। कब सम्मानित किया गया था भैया? 2020 में। अच्छा, इससे पहले इनको, चूंकि ये वास्तुकार थे, वास्तुकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वास्तुकला का नोबेल भी जिसे कहते हैं कभी कभी, तो ये भी मिल चुका है, ये मिला था प्रित्जकर पुरस्कार, प्रित्जकर पुरस्कार, ठीक है ना, प्रित्जकर पुरस्कार। और ये कब मिला था इनको? इससे पहले 2018 में मिला था, 2018 के लिए मिला था। अच्छा, एक और अवार्ड मिला इनको 2022 में मिला था, रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल इनको मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। ये कब मिला था? 2022 में मिला था। ये तीनों पुरस्कार याद रखना, बालकृष्ण दोषी जी का नाम याद रखना, इनका हो गया है निधन। तो आप ये समझ सकते हो कितना चर्चित पर्सनालिटी थे। इनको प्रित्जकर पुरस्कार मिल चुका है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है तीसरे नंबर का, तो वो भी इनको मिल चुका था, बालकृष्ण दोषी जी। अगला, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, कितने व्यक्तियों को? टोटल 106 को, जिसमें से 6 व्यक्तियों को, देखो 2023 के लिए पद्म पुरस्कार की बात की जा रही है, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, 51 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया। यही तो होते हैं तीनों पद्म पुरस्कार, बल्कि भारत रत्न जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद ये 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, यही 4 ही नागरिक सम्मान होते हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल इनको इतना दिया गया 106 को, अगर आप जोड़ोगे तो 106 ही आना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ टोटल हो गया, ठीक है जी। तो ये इतना दिया गया 2023 के लिए, बाकी किसी को मिला है ये अगर जानना है तो आप यहीं पर आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लेना सिंपली पद्म पुरस्कार 2023 एमजेटी एजुकेशन, मिल जाएगी वीडियो, देख लेना। उसमें मैंने एक ट्रिक वाली भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। गूगल ने हाल ही में किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? तो गूगल ने अभी किस नाम से लॉन्च किया है? स्पैरो नाम से। वैसे स्पैरो के अलावा इसने इसने गूगल बार्ड भी लॉन्च किया हुआ है, गूगल बार्ड भी लॉन्च किया। इसके अलावा इसने जेमिनी को खरीदा, जेमिनी एक कंपनी थी उसको खरीद लिया इसने, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। तो ये तीनों ही किसके हैं? गूगल के हैं, गूगलवा के, ठीक है ना। तो ये सब जो है किसके टक्कर में आ रहे हैं? ये चैट जीपीटी के चक्कर में लगे हुए हैं। चैट जीपीटी किसका प्रोडक्ट है? चैट जीपीटी किसका टूल है? तो आप बताओगे ओपन एआई के, ओपन एआई का। इसके सीईओ कौन है?
इसके सीईओ हैं सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन। एक काम करो, जितने लोग देख रहे हो, अगर आपको हमारी मेहनत लग रही है इसमें कुछ, है ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, वरना पाप भी मिलेगा बहुत। देखो इतना मेहनत कर रहे हैं यार, लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया? डेबी हॉकले मेडल, ये महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया। अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड ही जो है ये इसने ही पहले शुरू किया था महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन देने की प्रथा, ठीक है ना। पहला देश जो क्या किया था, महिला और पुरुष क्रिकेटर को समान वेतन देना शुरू किया था। उसके बाद भारत ने भी शुरू कर दिया, महिला और पुरुष क्रिकेटर को समान वेतन, ठीक है ना। दूसरा बना था भारत, सेकंड बना था भारत। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने का समझौता किया? 100 से ज्यादा चीते कहां से लाए जा रहे हैं भैया? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले नमीबिया से लाए गए थे, नमीबिया से इससे पहले लाए गए थे 8 चीते। और ये सब कहाँ रखे जा रहे हैं? कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टाइगर मीन्स चीता, टाइगर मीन्स चीता, टाइगर मीन्स चीता। गलत बात है, टाइगर मीन्स बाघ होता है ना। चीता था ही नहीं इंडिया में अभी तक, चीता मीन्स चीता होता है। चलो, 70 साल से नहीं था। कौन सी भारतीय एजेंसी जून या जुलाई 2024 तक आदित्य एल1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? देखो, अब ये तो वही वाला क्वेश्चन है तब का, तो लेकिन अब तो ये लॉन्च हो चुका है और ये तो पहुंच भी चुका है लंगरेजियन पॉइंट पर, है ना। आदित्य एल1, इस पर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर देखना। तो इसको इसरो ने लॉन्च किया, और इसरो ने इसे लॉन्च किया कब? इसको लॉन्च किया था अगस्त के बाद सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में। और यहाँ क्या कहा गया था? जून जुलाई। हो जाता है डिले किसी मिशन में, कुछ चीजें रह जाती हैं। तो देखो, पहले तो अनाउंस किया गया था जून या जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन आते आते पता लगा सितंबर में लॉन्च हुआ। सितंबर में लॉन्च हुआ क्योंकि इधर भाई चंद्रयान 3 पे भी लॉन्च करना था। तो सितंबर 2023 में ये लॉन्च किया गया, और अब देखो ये पहुंच भी चुका है अपने जगह पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखो, ये है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, यहाँ पर बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच साल का 3 ग्रैंड स्लैम एक साथ जीते, चौथा वाला बस हार गए। चौथा वाला जीत गए होते ना, साल का 4 का 4 ये ले जाते। इनके लिए तो भाई अच्छी बात थी, ठीक ही है, ये तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना ही है। हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाता कि साल भर का केवल एक ही नाम याद रखना है पुरुषों के लिए। फिलहाल नोवाक जोकोविच जो है ये कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के, ठीक है ना। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और इन्हीं के नाम है सबसे ज्यादा सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड कितना जीते हैं भैया? 24 जीत गए हैं, 24। अगला, हाल ही में किस राज्य ने राज्य नवाचार आयोग का गठन किया है? तो राज्य नवाचार आयोग का गठन किया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ उन्हीं 5 राज्यों में है जिनका भी रिसेंटली चुनाव हुआ था, दिसंबर में जिनका रिजल्ट आया। तो यहाँ के नए सीएम आपको याद होना चाहिए। तो न्यू सीएम कौन बन गए भैया? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय, ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी ध्यान रखना बात, बीजेपी पार्टी से हैं ये। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो इसको जीत लिया भारत ने। भारत ने किसको हराया? इंग्लैंडवा को। इंग्लैंड को हरा करके लगान वसूली की भारतीय महिलाओं ने अंडर टी20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, भारत की महिला कैप्टन कौन थी? कैप्टन कौन थी? कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा, ठीक है ना। चलिए आगे। हाल ही में हॉकी विश्व कप का फाइनल किसने जीता? 2023 भैया हॉकी विश्व कप, ये तो हुआ था भारत में ना, भारत में आयोजन हुआ था, भारत में। और भारत में कहां पर? उड़ीसा में। इसके लिए हम लोगों ने बिरसा मुंडा
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी बनाया था, लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ। जर्मनी जीत कर गया, जर्मनी जीत कर गया, और जर्मनी ने किसको हराया? फाइनल में बेल्जियम को हराया। तो जर्मनी रहा विजेता। आयोजन हुआ भारत में, उड़ीसा में, राउरकेला में हुआ था फाइनल मैच। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हम लोगों ने हॉकी स्टेडियम बनाया, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 वाला भी भारत ने ही मेजबानी की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा? मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन के सामने जो गार्डन था उसे मुगल गार्डन कहते थे। ऐसा नहीं कि उसको मुगलों ने बनवाया था, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हर चीज मुगलों ने नहीं बनवाया था, उसको अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन वो चूंकि मुगलिया थीम पर आधारित था, इसलिए उसे मुगल गार्डन कहा जाता था, और राष्ट्रपति भवन के सामने था। उसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? उसका नाम चेंज करके अब अमृत उद्यान कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए अमृत काल में जी रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, हाल ही में किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया? गणतंत्र दिवस की झांकी हर बार निकलती है 26 जनवरी को, तो यहाँ पर किस देश ने पहला स्थान घोषित जीता है? तो इस बार उत्तराखंड ने जीता। उत्तराखंड का इस बार थीम क्या था? पूछा जाएगा ये, आर ओ वालों, पूछा जाएगा ये कि ये जो है उत्तराखंड ने जो झांकी ने जो गणतंत्र दिवस का खिताब जीता है, ये किस थीम पर आधारित था? तो आप बताओगे मानस खंड। मानस खंड की थीम पर आधारित था। 2022 वाला किसने जीता? 2021 वाला किसने जीता? राम मंदिर थीम पर, रामायण थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश ने 2021-22 उत्तर प्रदेश जीता, 2023 उत्तराखंड जीता। मानस खंड पर आधारित था इसकी थीम। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रहने का लगाया गया है? देखो, आर्थिक सर्वेक्षण है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, वरना कोई और संस्था होती है तो हम स्किप कर देते। क्यों? क्योंकि 2022-23 ने वो सालिया भर में 5-7 बार निकाल देते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं, तो इसलिए उसको याद करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण जो कि सरकार जारी करती है, इकोनॉमिक सर्वे मतलब बजट से जस्ट एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है, 1 फरवरी को आता है बजट, 1 फरवरी से जस्ट पहले 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना रखा गया है? इसका अनुमान रखा गया है 6.5%। कितना? 6.5% का। ठीक है ना? चलो आगे। हाल ही में किस देश को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश नामित किया गया? बायो एशिया समिट ये कहां पर हुई थी? बायो एशिया समिट 2023 ये हुई थी हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में आयोजित हुई थी, ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री किसे चुना गया? तो यूके को। यूके मतलब उत्तराखंड मत समझना, यूनाइटेड किंगडम समझना। क्या समझना? यूनाइटेड किंगडम समझना। ठीक है ना? किंगडम। अगला, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे नामित किया? तो जगन मोहन रेड्डी आप जानते हो, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सीएम होने के नाते इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो विशाखापत्तनम को घोषित किया है। कई बार राजधानियां बदलने का बात हुआ, कई बार 3 राजधानियों का प्रस्ताव आया, और फिलहाल अब राजधानी विशाखापत्तनम होगी। ठीक है ना? अमरावती जो थी वो नहीं रहेगी। बजट 2023 पेश किया गया है, जिसमें किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो देखो, अब हम लोग फरवरी में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बजट जो है वो प्रत्येक वर्ष कब जारी किया जाता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2023 को यहाँ पर बजट लॉन्च किया गया, और इसमें 2047 तक का टारगेट रखा गया कि हम लोग एनीमिया मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग विकसित भारत की संकल्प लेकर के, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 2047 तक। अब बताओ, कहोगे आप कि 2047 क्यों, 2050 क्यों नहीं? यार पटासंग डेट क्यों लिया गया? क्योंकि 2047 हम लोग का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा आजादी का। आजादी का 100वां वर्ष होगा। ठीक है ना? 1947 में आजादी मिली थी ना, है ना? यही तो है कि 2014 है? हाँ, नहीं तो कुछ लोग तो 2014 बीजेपी वाले मानते हैं। फिलहाल 1947 में आजादी मिली थी, 100वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो विकसित भारत होगा। हाल ही में किस देश को के जिले अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया? हिंद शहर, ये अल मिनहाद शहर था, इसका नाम हिंद शहर किया गया। ऐसा कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। अच्छा, यूएई जो है ना, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर अभी पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। ठीक है ना? पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, बड़ा हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर बन रहा है, पहला बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है, और इसको इसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी जी को बुलाया गया है, और 14 फरवरी को
वैलेंटाइन डे के दिन ये जाएंगे, वहां पर उद्घाटन करेंगे। 14 फरवरी 2024 में उद्घाटन होगा। उद्घाटन होगा। और कौन करेगा उद्घाटन? पीएम मोदी। ठीक है ना। यूएई में बनाया गया है ये, यूएई में अबू धाबी में, अबू धाबी। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला, हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री रहे शांति भूषण जी का निधन हो गया। इन्होंने कौन सा संविधान संशोधन पेश किया था? कानून मंत्री भी रहे थे, बहुत ही फेमस वकील रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, और इन्होंने 44वां संविधान संशोधन पेश किया था, जिसके तहत बहुत सारे बड़े बड़े नियम में बदलाव किया गया, और संपत्ति का जो अधिकार है उसको विधिक अधिकार भी इसी के तहत बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, है ना, कि भैया हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारे पास संपत्ति होना ही चाहिए। तो फिर सरकार ने कहा नहीं नहीं, गड़बड़ है। कोई अगर गरीब है या कोई दिवालिया हो गया है, कोई शराब में अपनी संपत्ति लुटा दिया है, और उसके बाद लुटाने के बाद कहे सरकार से भैया हमारा मौलिक अधिकार है, हमको संपत्ति मिलना चाहिए, हमको दिलाओ, चाहे जहाज दिलाओ, तो फिर सरकार कहेगा ऐसे थोड़ी ना है, संपत्ति कमाना पड़ता है ना। तो इसी के लिए ये अधिकार तो है कि आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन आप खुद से कमा के करो, आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा। इसीलिए इसको हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के का में डाल दिया गया। तो ये हो गया विधिक अधिकार, या कहें कि कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। समझ में आई बात ना? अगर मौलिक अधिकार में होता तो आप उसके लिए जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट तक और कहोगे कि नहीं भैया हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता नहीं मिल रही तो आप जा सकते हो। जैसे आपको आपका राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, तो उसके लिए जा सकते हो। तो ऐसे ही संपत्ति ना रहती तो वहां के लिए भी पहुंचते सुप्रीम कोर्ट, वहां तक दरवाजा खटखटाते। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको 1000 बार बताया हूँ। 2 फरवरी 1971 को, 1971 में क्या हुआ था? ईरान के रामसर शहर में, ईरान का एक शहर है, ईरान का शहर जो है रामसर, रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। वो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन में फैसला लिया गया कि दुनिया भर के वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाएगा और उनको प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो इसके तहत रामसर साइट्स घोषित किए जाना शुरू हुआ। तो ये रामसर वहीं से नाम आया है। ठीक है ना। अच्छा, वेटलैंड्स जो होंगे, साइट होंगे या रामसर साइट जो हैं, ऐसे जो चिन्हित साइट हैं, उनमें भारत की संख्या कितनी है भारत की तरफ से? तो आप बताओगे भारत में ऐसे 75 रामसर साइट हैं। भारत में 75 रामसर साइट हैं, रामसर स्थल हैं या कहें साइट हैं। ठीक है ना। वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो, ये जब मैं क्लास ले रहा हूँ आपके सामने, और इसी के एवज में चूंकि ये 2 फरवरी को हुआ था पहला समिट, तो इसीलिए मनाया जाता है। अच्छा, भारत में अगर पहला पूछा जाए, पहला रामसर साइट, तो आप बता देना चिल्का लेक। फर्स्ट रामसर साइट, स्टैटिक भी बताते चल रहा हूँ। चिल्का झील उड़ीसा वाली, चिल्का झील जो थी ये फर्स्ट रामसर साइट थी, जो कि लेगून झील है और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया? हाइफा बंदरगाह कहाँ का है जिसका अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है, मतलब खरीद लिया है? तो ये इजराइल का है हाइफा पोर्ट। इजराइल में है हाइफा पोर्ट। और इसी को लेकर तो अभी बवाल हुआ था जब आईमैक डील हुई G20 में। महाराष्ट्र सरकार ने जय 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 महाराष्ट्र माझा को अपना राजगीत घोषित किया। औपचारिक रूप से इसे कब अपनाया जाएगा? तो इसे औपचारिक रूप से अपनाया गया 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की याद में, है ना। जय जय महाराष्ट्र माझा, ये राज्य गीत है किसका? इनका, महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए अभी डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क ये वही देश है जिसने जिसने ऊर्जा द्वीप स्थापित किया है। ऊर्जा द्वीप याद होगा, ऊर्जा द्वीप इसने बनाया है पूरी तरीके से, एनर्जी द्वीप। एक चीज और इसने किया है, डेनमार्क जो है ये कार्बन को डंप करने वाला या कहीं कार्बन दुनिया से खरीदने वाला ये पहला देश है। तो कार्बन कार्बन स्टोरेज स्थापित करने वाला, स्टोरेज स्थापित करने वाला ये पहला देश है, ध्यान रखना। 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य थीम देश किसे चुना गया? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, मैड्रिड कहां पर है भैया? मैड्रिड कहां पर है? स्पेन में है ना मैड्रिड,
स्पेन में मैड्रिड है, तो इसमें मुख्य थीम देश पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया मैड्रिड कहाँ है। तो थीम देश यहाँ पर चुना गया है भारत को। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या क्या कहते हैं ना उसे कि कृतज्ञता की भावना, है ना, कि कृतज्ञ हुए हैं हम। कारण यह है कि कोलकाता पुस्तक मेला जो होता है, तो उसमें स्पेन को मुख्य या कहीं थीम कंट्री चुना गया था। फिर स्पेन ने कहा कि चलो ठीक है 2025 में जब हमारे यहाँ होगा तो हम आपको चुन लेंगे, है ना। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकल करके आया कि कोलकाता पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला जो था, मेला 2023 जो हुआ, इसका थीम देश कौन था? आप बताओगे, इसका थीम देश था स्पेन। याद रहेगा? चलो, मैड्रिड स्पेन में किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी बताओ कमेंट करके। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, तो देखो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस है, याद रखना। अगला, अच्छा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अगर पूछा जाए तो आप 7 नवंबर बता देंगे। चलो लिख दे रहा हूं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पूछा जाए तो आप बताओगे 7 नवंबर को मनाया जाता है। याद रहेगा? पेन कलर बदल देते हैं, बहुत देर हो गया है। किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक हटाने की घोषणा की? एलिजाबेथ गई तो यहाँ पर बाकी देश कहे कि भैया बस बहुत हो गया। एलिजाबेथ थी जब तक, तब तक हम आपके नाम की फोटो छाप रहे थे। आपको पता होना चाहिए एलिजाबेथ द्वितीय जो थी ना, ब्रिटेन की जो महारानी थी, वो बहुत देशों की महारानी थी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चलो ठीक है, राजा के नाम पे हम प्रिंस चार्ल्स को मान लेते हैं, लेकिन इनकी फोटो नहीं लगाएंगे, इनकी शक्ल नहीं पसंद है। तो शक्ल नहीं पसंद है, इस वजह से अपने नोट में ये ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक नहीं लगाएंगे, ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। तो अब प्रिंस से बन गए हैं राजा, किंग हो गए हैं चार्ल्स, किंग चार्ल्स, किंग चार्ल्स अभी वर्तमान में राजा है वहां के। अगला, हाल ही में किसने हरियाणा में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया? तो देखो 36वां सूरजकुंड, सबसे बड़ी बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, हस्तशिल्प मेला है, और दुनिया में बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, हरियाणा में होता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। इनके रहते और कौन उद्घाटन कर सकता है? ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो अभी जारी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर नरेंद्र मोदी जी हैं। ग्लोबल लीडर्स की रेटिंग आई है, उसमें अप्रूवल रेटिंग देखो, ये मार्च वाला है, फरवरी वाला तब भी टॉप पर थे। उसके बाद कई बार ये रिपोर्ट जारी हुई, और सब बार सबसे ज्यादा प्रशंसित, सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बन करके आए पीएम मोदी। ठीक है, अब आप इनकी लोकप्रियता ही देख लो कि लक्षद्वीप में एक बार डुबकी लगाए और मालदीव जो है पूरा पूरा आ गया घुटनों पर, है ना। तो मोहम्मद मुइज्जू जो है, जो कि चाइना शोषित सरकार कहेंगे हम लोग, चाइना पोषित, शोषित नहीं पोषित, तो वो बहुत इंडिया आउट का कैंपेन चलाए हुए थे, है ना। तो इंडिया आउट वो कर ही रहे थे, इंडिया वालों ने सही में आउट करना शुरू कर दिया, तो अब वो आ गए हैं लाइन पर। फिलहाल बात की बात है, फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी 2027 में कौन करेगा? तो 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। देखो सऊदी अरब वगैरह ना, ये सब लोग चाह रहे हैं कि फुटबॉल का या किसी का भी जो भी आए मेजबानी, वो हमारे यहाँ आए, जो भी खेल हो। क्यों? क्योंकि खेल से बहुत सारे लोग आते हैं और पर्यटन के बारे में बताते हैं लोगों को, और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। इसी वजह से आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, इवेंट वगैरह सब ये लोग अपने देश में ले रहे हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं ले दे करके, केवल तेल है, और तेल खत्म हो रहा है तो फिर खेल इनका खत्म हो जाएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? तो देखो काला घोड़ा घोड़ा अगर पूछा जाए तो आप मुंबई बताइएगा। अब यहाँ पर घोड़े मोदनी अगर पूछा जाए, घोड़े मोदनी अगर पूछा जाए, तो घोड़े मोदनी आप बताओगे गोवा में। ठीक है जी, घोड़ा हो गया। इसके बाद अगर ऊंट महोत्सव पूछा जाए, ऊंट महोत्सव पूछा जाए तो कहां पर होगा? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना ऊंट को, है ना, तो राजस्थान में। अच्छा, अगर कुकुर तिहार पूछा जाए, कुकुर तिहार, कुकुर तिहार पूछा जाए यानी कुत्ते से रिलेटेड है, तो ये नेपाल में। ठीक है, ठीक है। काग तिहार, कुकुर तिहार ये नेपाल में। इसके बाद अगर 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 कंबाला पूछा जाए, कंबाला, कंबाला भैंस प्रतियोगिता है,
यहाँ मैं जानवरों का ही अभी बताते चल रहा हूँ। कंबाला भैंस प्रतियोगिता पूछी जाए तो आप बताओगे कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद उसके बाद एक होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में बैल होता है, बैल दौड़ प्रतियोगिता, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है? पोंगल के अवसर पर होता है ना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और मिथुन जो है वो राजकीय पशु है अरुणाचल प्रदेश का, ये आप जानते ही हो। चलो, तो बाकी इतना आप जान के रखो, काला घोड़ा का ये सब बाकी हो गया। आगे, हाल ही में किस देश में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई? दोस्तों, तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। कितना? 50,000 से ज्यादा की मृत्यु हुई, ज्यादा की मृत्यु हुई। भारत भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर इनकी मदद किया और भारत ने इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया। किसने चलाया? भारत ने, भारत ने, ठीक है ना। हाल ही में हुई डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन लगाया गया? तो 21 महीने का बैन लगा गया है दोस्तों अभी दीपा कर्माकर पर। दीपा कर्माकर एक एथलीट हैं और इन पर 21 महीने का बैन लगाया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता हुआ है? ग्रैमी अवार्ड ये रिंकी केज ने जीता हुआ है इस बार। किसने? रिंकी केज ने। फटाफट से खत्म करते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मतलब किस राज्य ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे हुए हैं? तो इसमें है टॉप पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये टॉप पर रहा है ई व्हीकल्स बेचने का। तो ई व्हीकल्स बेचना फेम योजना के तहत आया हुआ है। यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला लिया है? तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा यूनेस्को ने इसको दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने का फैसला लिया हुआ है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चलिए अगला, पश्चिम बंगाल में है ये। हाल ही में किस कंपनी ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया? तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि गूगल बार्ड है। बार्ड के द्वारा, बार्ड जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल ने एक और लॉन्च किया है स्पैरो, ठीक है ना, स्पैरो लॉन्च किया। तो स्पैरो भी याद रखना और बार्ड भी गूगल का ही है, ये भी याद रखना। हाल ही में किस लेखक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर इसको किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता हुआ है इसको, ठीक है। अगला, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन बना है? तो ये बना है इंदौर नगर निगम। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर भी है, सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ शहर है और लगातार 6 बार से है। हाल ही में शनि को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों कौन? देखो एक्चुअली में ना ये शनि और बृहस्पति में टक्कर लगी रहती है, कभी शनि ऊपर कभी बृहस्पति ऊपर। तो यहाँ पर अभी बृहस्पति हुआ था लेकिन अभी फिर से शनि ऊपर पहुंच गया है। बृहस्पति के टोटल 92 उपग्रह हो गए हैं, 92 उपग्रह अभी तक खोजे जा चुके हैं, जबकि शनि के अब हो गए हैं 145 उपग्रह, ठीक है ना, उपग्रह। तो ये जबकि न्यूज है, जब ये न्यूज आई थी यानी मार्च फरवरी में, तब तो यहाँ पर बृहस्पति जो है ये इसको पीछे कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से शनि पीछे कर दिया। शनि के और भी बहुत सारे ग्रह खोजे गए, सॉरी उपग्रह खोजे गए और अब शनि की संख्या हो गई 145। तो ये कब खोजे गए? मई में खोजे गए, मई 2023 में खोजे गए, खोजे गए। तो ये कुछ और जब उपग्रह खोज लिए गए तब ये फिर से पहुंच गया शनि ऊपर। तो अभी किसके सबसे ज्यादा हैं? तो अभी सर्वाधिक हैं शनि के, सर्वाधिक शनि के हैं, ध्यान रखना। जुपिटर के जो हैं ये फरवरी में, फरवरी में था टॉप पर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां पर शनि लिख करके आपको टिक लगा दे रहा हूं। अगला, किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता? नाउ यू ब्रीथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पुस्तक को लिखा किसने था? राखी कपूर ने, और राखी कपूर को इसके लिए मिला है गोल्डन बुक अवार्ड। अगला, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, इसको सितंबर में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो निसार जो है, निसार ये रहा निसार। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये नासा और इसरो के द्वारा मिल करके लॉन्च किया गया, यानी कि नासा प्लस इसरो के द्वारा मिलकर के इसे लॉन्च किया गया। तो इसे हम लोग कहेंगे ए एंड बी बोथ, ठीक है, नासा और इसरो के द्वारा मिलकर के।
सिंथेटिक अपर्चर रडार था। तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अभी मैंने आपको बताया था कौन सा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक्चुअली में तुर्की का शब्द है, जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो वो लोग पढ़ते होंगे, दोस्त जो है ये तुर्की का शब्द है। हाल ही में प्रकाशित किया गया उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? ये हैं सलमान रुश्दी साहब। सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी लिखा हुआ है। अगला, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये खोला गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है जी। अगला, इसरो ने किस नाम से अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया? तो देखो, SSLV D1 फेल हो गया था, तो SSLV D2 जो है वो सबसे छोटा और सक्सेसफुल रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D2 है ना। D1 जो है वो पिछली बार फेल हो गया था, D2 जो है ये सक्सेस रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने किसको 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण दिया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसे? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया? ठीक ODOP योजना के तहत, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना थी, ऐसे ही यहाँ पर वन फैमिली वन आईडी है, हर एक फैमिली की एक ही आईडी यहाँ पर बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह आयोजित किया गया है दोस्तों दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? UAE में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यहाँ हुआ। आज का आखिरी क्वेश्चन, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्टिफिंग रोबोट लॉन्च किया? तो स्टिफिंग रोबोट लॉन्च किया है दोस्तों इजराइल ने। इजराइल ने किसके लिए? ये बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए है। ये रोबोट है, रोबोट की मदद से करेंगे। इजराइल आप जानते हो जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, मुद्रा न्यू शकील होती है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चन आपके, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको जाकर के ज्वाइन करना है, MJT एजुकेशन सर्च करके टेलीग्राम पर जाना है, MJT एजुकेशन सर्च करना, आपको मिल जाएगा अपना चैनल। दूसरी बात, PDF तो वहां मिलेगी, और आपको क्विज वगैरह कहाँ पर मिलेगी? MJT ऐप पर। MJT ऐप पर ऐसे बहुत सारे क्विज और PDF वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, तो आप वहां से ले सकते हो। अगर आप हमसे पेड बैच कोई पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी है क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।